केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। यानी कि डाल्टन जो थे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी एटम के लिए। उस थ्योरी की हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि उनकी थ्योरी थी वो क्या रहने वाली है। ए मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर होता है हमारे पास में, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव स्पेसिफिक मास, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि स्थान है वो कवर करता है, प्लेस है वो कवर करता है और उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मास होता है, वो मैटर कहलाता है। इट इज नोन एज मैटर। ए मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटोमिया, यानी कि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में कोई भी एक ऐसा मैटर है, कोई भी ऐसा पदार्थ है, कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये एटोमिया नाम से जाने जाते हैं। एटोमिया नाम से जाने जाते हैं, एटोमिया नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका जो नाम रखा गया है, जो नाम उनका पुट किया गया था वो किया गया था एटम, यानी कि उनको एटम नाम से जाना जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एटम नाम है वो कहाँ से मिला हमें? वो मिला हमें एटोमिया से। एटोमिया जो वर्ड था वो स्मॉल पार्टिकल्स को बोला जाता है, किसी भी मैटर को जो इंडिविजुअली स्मॉल पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, एज पर डाल्टनस थ्योरी। यानी कि डाल्टन की थ्योरी से हमें क्या पता चला कि किसी भी मैटर के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको जो जाना जाता है वो एटोमिया नाम से जाना जाता है। और उसी एटोमिया नाम से हमें वर्ड मिला, क्या मिला? एटम नाम मिला। और एटम की उन्होंने थ्योरी दी थी, किसकी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मैटर कंसिस्ट, मैटर में क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स नोन एज एटम, यानी कि जो मैटर के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, यानी कि मार्कर है, ये मार्कर भी स्मॉल पार्टिकल से बना, ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट से बना, और उस एलिमेंट के अंदर हमारे पास में क्या होने वाले हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होने वाले हैं। और उनको हम लोग क्या जानते हैं? मैटर एटम से जानते हैं, सॉरी एटम से जानते हैं। तो इसी की उन्होंने एटम की थ्योरी ही उन्होंने डाल्टन ने जो थी वो दी थी। ऑल एटम्स ऑफ ए एलिमेंट हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इस कोई भी मैटर है उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं जिनको हम लोग एटम से जानते हैं, और उस जो सभी एटम्स हैं इसके अंदर, ये एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, इन सभी एटम्स की पर्टिकुलर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में दो लड़के हैं, ए और बी। ए लड़का जो है वो पीता है चाय, ए बॉय टेक टी, जबकि बी बॉय है वो पीता है दूध। यानी कि इनकी ये जो है, इनका जो ये है क्वालिटी क्या है? ये चाय पीता है और ये दूध पीता है। तो ये जो चाय और दूध पीना, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी गुणधर्म है, इनकी क्वालिटीज हैं। तो इसी तरह जो ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है स्पेसिफिक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं। उन्हीं यहाँ पे डाल्टन थ्योरी में बात की गई, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और उनका स्पेसिफिक मास भी होता है। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए ए जो है उसका वेट है 30 केजी और बी है उसका वेट है 35 केजी, यानी कि उनका स्पेसिफिक मास हो गया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिकल मास भी होगा। बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफर इन मास, यानी कि मेरे पास में कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे साल्ट, यहाँ पे मैंने शुगर, यहाँ पे मैंने वाटर मिक्स किया हुआ है, और मिक्स करके मैंने कंपाउंड बना दिया। एक कंपाउंड बना दिया मैंने, यहाँ पे क्या बना दिया? एक कंपाउंड बना दिया। और मेरे पास में एलिमेंट्स क्या क्या है? यहाँ पे मेरे पास में एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे साल्ट है, मेरे पास में साल्ट है, उसके बाद में मेरे पास में शुगर है, और मेरे पास में वाटर। यानी कि एक कंपाउंड मैंने बनाया, एक मिक्सर मैंने बनाया एक फ्लास्क के अंदर, और उस फ्लास्क के अंदर मेरे पास में तीन तरह के एलिमेंट्स है। वो तीन तरह के एलिमेंट्स कौन से हैं बच्चों? वो हमारे पास में साल्ट है, वो हमारे पास में शुगर है, और वो हमारे पास में वाटर है। जबकि जो तीनों तरह के एलिमेंट्स है, उन तीनों तरह के एलिमेंट्स के हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी हैं। तो उन जो तीनों तरह के मेरे पास में, यानी कि मैं डिनोट करता हूं, A1 से मैंने डिनोट कर दिए साल्ट के एटम्स को, शुगर के जो एटम्स है उनको मैंने डिनोट कर दिया B1 से, और जो वाटर के जो एटम्स है मेरे पास में उनको मैंने डिनोट कर दिया C1 से।
उनको मैंने डिनोट कर दिया C1 से। तो मेरे पास में जो तीनों तरह के जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, तीनों तरह के जो एटम्स हैं, उनका मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट मास होने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो साल्ट का जो एटम है उसका जो मास है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए सोच लेता हूँ 1.10 U, यानी कि U यहाँ पे यूनिट है बच्चों। U क्या है, यहाँ पे यूनिट है जो कि AMU से भी डिनोट कर सकते हैं। शॉर्ट रूप में उसको U से डिनोट किया जाता है और फुल जो फॉर्म है उससे डिनोट किया जाता है AMU से। जबकि यहाँ पे मेरे पास में B1 जो है शुगर का जो एटम है उसका जो मास मेरे पास में है वो यहाँ पे मान लीजिए कि 2.01 U है। और इसी तरह से वाटर का जो मेरे पास में एटम है उसका जो ये है मास है वो 3.02 U है। यानी कि तीनों का जो तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, उन तीन तरह के एलिमेंट्स से मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट मास उनके एटम्स का रहने वाला है। यही एटॉमिक थ्योरी में, जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें बताया गया है। जो नेक्स्ट की जो पॉइंट है हमारा, इस थ्योरी से हमने क्या सीखा, क्या कंक्लूजन हमें मिलने वाला है, उसकी हम बात करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि यौगिक बनाए जाते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बनाए जाते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपोज्ड, एक दूसरे के अंदर कंपोज किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं, कंपोज्ड एंड कंसिस्ट टू इच अदर, यानी कि कंबाइन किया जाता है उनको एक दूसरे के साथ में इन ए फिक्स्ड रेशियो। यानी कि मैं यहाँ पे जो एटम्स लेने वाला हूँ वो एक फिक्स्ड रेशियो में लेने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड को बनाने के लिए। यहाँ पे अगर मेरे को मान लीजिए कि बनाना है शुगर एंड वाटर का कंपाउंड बनाना, शुगर एंड वाटर का जो मेरे को कंपाउंड बनाना है, तो मेरे को यहाँ पे शुगर का भी एक जो एटम लेने वाला हूँ मैं, ये मान लीजिए कि शुगर का मैंने यहाँ पे जो एटम लिए हैं, जो शुगर का जो फिक्स्ड रेशियो लिया है वो मैंने ले लिया 1 वॉल्यूम, यानी कि 1 वॉल्यूम जो है मैंने शुगर का ले लिया। तो मैं यहाँ पे वाटर का जो लेने वाला हूँ वो ले लिया मैंने 2 वॉल्यूम, यानी कि फिक्स्ड रेशियो है 1/2 रेशियो। 1/2 रेशियो में इसके जो एटम्स हैं वो मिक्स किए गए एक दूसरे के साथ में कंपाउंड बनाने के लिए। यही इस एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ईच एटम्स आर इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जो उसके एटम्स है वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किए जाएंगे, तभी हमारा जो कंपाउंड है वो फॉर्म किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में रहने वाला है कि डॉल्टन जो थे उन्होंने केमिकल कंपोजिशन के लिए भी ये थ्योरी दी थी। यानी कि हम लोग डॉल्टन की थ्योरी से केमिकल कंपोजिशन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि केमिकल जो कॉम्बिनेशन था उसमें भी यही बताया गया था कि इसके जो दो तरह के एलिमेंट्स हम मिला के बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंपोज करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो बनाते हैं कंपाउंड हम लोग। और कंपाउंड में हमारे पास में एलिमेंट्स रहने वाले हैं, जो एटम्स रहने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कि वो हमारे पास में रहने वाले हैं फिक्स्ड रेशियो में। तो उसी की यहाँ पे बात की गई, यानी कि डॉल्टन थ्योरी से भी हम लोग क्या समझ सकते हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशंस को समझ सकते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशंस जो था हमारे पास में, जो वो 5 तरह के लॉज थे हमारे पास में, जो हमने कल जो लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने सीखा था कि हमारे पास में 5 तरह के लेक्चर्स थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वॉल्यूम का जो हमारे पास में था, गैसेज का था, गेल-रोसाक ने जो दिया था। इसी तरह से हम लोग डॉल्टन की थ्योरी से भी केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी समझ सकते हैं। जो अब हमारे पास में टॉपिक है वो है हमारे पास में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है वो क्या रहने वाले बेटा, और किसी भी एलिमेंट के एटम्स के हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई उनको करने वाले हैं, उसकी हम लोग अभी बात कर लेते हैं। हमारे पास में एटॉमिक मास क्या होने वाला है, द एटॉमिक मास ऑफ एटम इज ए वेरी स्मॉल बिकॉज एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि हमारे पास में किसी भी कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास में कंपाउंड है उसमें दो तरह के मेरे पास में एलिमेंट्स हैं, और एक एलिमेंट के मेरे पास में एटम्स जो है वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होता है, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होता है। तो उसका जो एटॉमिक मास है वो बिल्कुल स्मॉल होगा। अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई भी एटम है तो इसका जो यहाँ पे मेरे पास में एटॉमिक मास रहने वाला है वो बिल्कुल स्मॉल होगा, क्योंकि एटम भी बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, यही इसमें बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे AMU की जो यूनिट है उसकी यहाँ पे वैल्यू लिखी है। 1 AMU जो यूनिट होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी गई है बेटा, वो लिखी गई है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि आप यहाँ से -24
ग्राम से समझ सकते हो कि कितनी स्मॉल वैल्यू हमारे पास में रहने वाली है। यानी कि आप जो हमारे पास में जो जनरली इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरमेंट करने के किसी भी वेट या मास को, उनसे हम इनको मेजर नहीं कर सकते, उनसे हम इनको नहीं माप सकते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि वो जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, वो बिल्कुल स्मॉल हमारे पास में यहाँ पे रहने वाला है। तो जो हमारे पास में 1 AMU जो यूनिट है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.665056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि मेरे पास में मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका मास हमारे पास में क्या होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो बेटा क्या होता है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर मैं इस मास को कन्वर्ट करता हूँ, किस में करता हूँ 1 AMU में कन्वर्ट करता हूँ, AMU यूनिट में मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा बेटा, हाइड्रोजन का जो मास है उसको डिवाइड कर दूंगा, किससे कर दूंगा 1 AMU यूनिट वैल्यू से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू आने वाली है हाइड्रोजन एटम के लिए, जो एटॉमिक मास आने वाला है वो हमारे पास में क्या आने वाला है बेटा 1.00801 AMU। यानी कि मेरे पास में जो मास आया है 1.0080 AMU यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आया है। तो आप अब जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है एवरेज एटॉमिक मास। यानी कि हमारे पास में आपने इससे पहले जो 11th क्लास के चैप्टर्स हैं उनमें कवर किया होगा आइसोटोप्स, यानी कि कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है, कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर, उसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, उसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं। यानी कि मेरे पास में मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट के यहाँ पे एटम के यहाँ पे क्या है बेटा, ये मैंने आइसोटोप्स कर दी। ये मान लीजिए कि मैंने कार्बन के आइसोटोप्स बनाए, यानी कि कार्बन क्या होता है बेटा, ये कार्बन है 12C, यानी कि मैंने क्या डिनोट कर दिया बेटा, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। इसी तरह से 13C ये भी बेटा एक कार्बन का आइसोटोप है, और इसी तरह से 14C ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है। तो इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास यहाँ पे रहने वाला है और डिफरेंट डिफरेंट इनका वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट होने वाली है। तो इनका बेटा एक एवरेज निकाला जाता है, इनका एक एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज को ही एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। उस एवरेज को ही एवरेज एटॉमिक मास है वो बोला जाता है। उसकी हम लोग बात करते हैं। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। यानी कि हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरली हमें एग्जिस्ट होते हैं हमारे नेचर के अंदर। वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स बोलते हैं। उनको बेटा क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का हमारे पास में रिलेटिव जो एब्यूडेंस होता है परसेंटेज में, वो भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट ही हमारे पास में उनका एटॉमिक मास होता है। तो उनका बेटा एक एवरेज निकाला जाता है, उनको ऐड करके एक एवरेज निकाला जाता है, उसी को बेटा यहाँ पे क्या बोला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है आइसोटोप्स लिखा है बेटा, उसके नीचे मैंने यहाँ पे कार्बन के लिखा है, क्या लिखे हैं, कार्बन के आइसोटोप्स लिखे हैं। 12C ये कार्बन का आइसोटोप है, 13C कार्बन का आइसोटोप है, 14C यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे उनका रिलेटिव एब्यूडेंस लिखा हुआ है, रिलेटिव एब्यूडेंस लिखा हुआ है। इनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है, यानी कि 12C के जो आइसोटोप है उसका रिलेटिव एब्यूडेंस हमारे पास में क्या रहने वाला है 98.892 यहाँ परसेंटेज में रहने वाला है। और उसका जो एटॉमिक मास होने वाला है वो बेटा वो होने वाला है 12 होने वाला है, उनका यहाँ पे एटॉमिक मास है वो 12 होने वाला है। इसी तरह से 13C का रिलेटिव एब्यूडेंस होगा 1.108 होगा, और उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 13.00335 हमारे पास में यहाँ पे रहने वाला है। और 14C जो आइसोटोप है कार्बन का, उसका हमारे पास में रिलेटिव एब्यूडेंस रहने वाला है वो होगा हमारे पास में 2 इंटू 10⁻⁻⁻10, और उसका जो एटॉमिक मास हमारे पास में रहने वाला है वो रहने वाला है 14.003131 एम यहाँ 317 यहाँ पे रहने वाला है। और इसका जो टोटल यहाँ पे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है, एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे निकाला है, रिलेटिव मास जो यहाँ पे निकाला है वो निकाला है 120014 यूनिट। यहाँ पे हमने यहाँ पे कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास हमने वो यहाँ पे निकाला है।
अब हम लोग बात कर रहे थे मोलिकुलर मासेस की, यानी कि मोलिकुलर मासेस है वो किसी भी एटम के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो एक्चुअल में क्या होता है उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि मोलिकुलर मास है वो क्या होने वाला बेटा, यहाँ पे सम होने वाला, किसका होने वाला है, एटॉमिक मासेस का यहाँ पे सम होने वाला है, ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन ए मॉलिक्यूल। हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, एटम्स मिलके हमारे पास में मॉलिक्यूल को बनाते हैं, यानी कि दो एटम्स जो है वो मिलके बनाते हैं बेटा एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मॉलिकुलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास में दो तरह के दो एटम्स होने वाले हैं और दोनों एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे हमारे पास में सम होगा, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, वो उसका मॉलिक्यूलर मास से जाना जाएगा। उसी की यहाँ पे मैंने बात की है, यहाँ पे जाने की मैंने CH4 जो है मीथेन है, ये मेरे पास में एक कंपाउंड है CH4 है, यानी कि कार्बन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो मिलके बनाते हैं बेटा मीथेन बनाते हैं। CH4 यहाँ पे मीथेन बना रहे हैं, तो कार्बन का यहाँ पे मैंने जो एवरेज एटॉमिक मास है, कैलकुलेशन में बेटा हम लोग लेते हैं ओनली एवरेज एटॉमिक मास से ही हम लोग कैलकुलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्बन का एटॉमिक मास है, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन के यहाँ पे मेरे पास में चार एटम्स है, हाइड्रोजन के मेरे पास में बेटा यहाँ पे चार एटम्स हैं, तो मैंने चार यहाँ पे बाहर पुट कर दिया और ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का जो 1.0084 मैंने ऊपर कैलकुलेट जो किया था वो वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। तो 4 इंटू 1.008 यूनिट यहाँ पे हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास थी उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास आने वाला है मीथेन का, CH4 का जो मेरे पास में मॉलिक्यूलर मास आने वाला है वो आने वाला है बेटा 116.043 यूनिट, यानी यूनिट जो है बेटा AMU, यू मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में AMU को यहाँ पे डिनोट किया। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं बेटा वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं बेटा वाटर, तो वाटर का हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो 2 यहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू 1.0084 यानी कि एटॉमिक जो मास है हाइड्रोजन का वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का पुट किया, तो ऑक्सीजन का बेटा यहाँ पे हमारे पास में 16.004 है। तो टोटल हमारे पास में जो मोलिकुलर मास आने वाला है वाटर के लिए वो आने वाला है 1802 यूनिट, 180.02 यूनिट आने वाला है। इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मूला मासेस की। फॉर्मूला मासेस क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसका फॉर्मूला हमारे पास में रहने वाला है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इन सम सब्सटेंस डज नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास में कुछ प्योर सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास में क्या नहीं मिलता हमें, डिस्क्रीट जो हमारे पास में पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं एज देरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी कि उनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती हैं और हमारे पास में डिस्क्रीट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें उनके नहीं मिलते हैं। तो हम वहाँ पे मास अगर फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पे हम लोग लागू करते हैं, वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हम लोग इम्प्लाई करते हैं फॉर्मूला मासेस को, वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, यानी कि मेरे पास में एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है बेटा, मेरे पास में NaCl है। सोडियम और क्लोराइड मिलके बेटा ये बनाते हैं NaCl बनाते हैं, सोडियम और क्लोराइड मिलके यहाँ पे NaCl बनाते हैं, जबकि मेरे पास में Na जो है सोडियम है उसके पॉजिटिव आयंस हैं, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जबकि मेरे पास में बेटा Cl जो है क्लोराइड जो उस पर नेगेटिव आयंस है। तो यहाँ पे मेरे पास में डिस्क्रीट जो मॉलिक्यूल्स है वो नहीं है और इनके कॉन्स्टिट्यूट यूनिट बनने वाली है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आयंस के साथ में, अलग अलग चार्जेस के साथ में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ में है। तो मेरे पास में बेटा यहाँ पे इनका अगर कैलकुलेट करना हो मेरे को फॉर्मूला मास, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं Na की यानी कि सोडियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो यहाँ पे पुट करूंगा और Cl का यहाँ पे पुट करूंगा बेटा। तो सोडियम का मेरे पास में क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है वो क्या है बेटा 23.04 यूनिट है, 23.04 यूनिट है और मेरे पास में बेटा Cl का क्या है 35.5 यूनिट है। तो जो मेरे पास में आने वाला है फॉर्मूला मास आने वाला है NaCl के लिए वो बेटा आने वाला है 58.5 यूनिट यहाँ पे मेरे पास में आने वाला, 58.5 यूनिट यहाँ पे मेरे पास में आने वाला। और जो कल हमारे आने वाला टॉपिक है वो होगा बेटा हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलिकुलर मासेस, मेरे पास में जो कल आने वाला है वो आने वाला बेटा मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, मोलिकुलर मासेस हमने सॉरी यहाँ पे आज
स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, कल करने वाले बेटा वो करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे मोलर मासेज की, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेज की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, उसकी क्या हम लोग डेफिनेशन लेते हैं, क्या हम लोग उसकी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कल समझने वाले हैं। वो समझने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज, मोलर मासेज हम लोग कल समझने वाले हैं। तो अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।